हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रुबीना अपने यूट्यूब चैनल अर्चना क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। आज एक छोटी सी रिवीजन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने किया था बच्चों व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन बच्चों वो वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं बच्चों। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। देखो बच्चों, क से लेकर म तक क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से लेकर म तक ये सभी क्या है बच्चों? ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। ये सभी स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं बच्चों? क्योंकि जब हम क से लेकर म तक इन किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो गले से लेकर ओष्ठ्य तक विभिन्न भागों को छूती हुई बाहर निकलती है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आगे आता है बच्चों हमारे पास अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ये कौन से होते हैं बच्चों? य, र, ल, व। ये चारों अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इनको जब उच्चारण करते हैं तो स्वरों और व्यंजन इन दोनों के मध्य कैसे है ये, इसलिए इनको अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनमें बच्चों य और व ये दोनों व्यंजन, य और व ये दोनों व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जिनका हम उच्चारण करते हैं तो स्वर से तो ये कम समय लेते हैं, लेकिन व्यंजन से ज़्यादा लेते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर की श्रेणी में भी रखा जाता है। अर्ध स्वर, इनको अर्ध स्वर की श्रेणी में भी रखा जाता है। र हमारा कौन सा होता है बच्चों? र वर्ण हमारा होता है लुंठित व्यंजन कहलाता है। लुंठित व्यंजन कहलाता है। फिर आता है बच्चों हमारे पास ल। ल कौन सा होता है बच्चों? ल पार्श्विक कहलाता है। पार्श्विक कहलाता है क्योंकि जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु जीवा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है और प्राण वायु जीवा के दोनों तरफ साइडों से बाहर निकलती है, सीधा मुख से नहीं निकलती, इसीलिए पीछे से निकलने के कारण इसको पार्श्विक नाम दिया गया है। बच्चों इतना समझ में आ गया आपको? आगे आता है हमारे पास ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये होते हैं बच्चों श, श, स, ह। ये ऊष्म क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो वायु एक घर्षण के साथ बाहर आती है, जिससे वही घर्षण हमारी वायु को गर्म कर देता है, इसीलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन कहलाता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बने उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये कौन से होते हैं? ये कितने होते हैं बच्चों? ये 4 होते हैं। कौन कौन से? श, त्र, ज और श। इनको संयुक्त क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि जब इसका ये बना श क्षत्रिय वाला श जब बना तो इसके अंदर दो वर्णों के मिलने से बना है ये, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो बच्चों, क,
आधा क प्लस में श षटकोण वाला श से बना है श। कौन सा श बेटा बच्चों? ये क्षत्रिय वाला श। फिर आता है त्र। त्र किससे बना है बच्चों? त प्लस में र से क्या बन गया? त्र। तो ये क्या है? इसके अंदर 1.5 अक्षर होते हैं। एक तो ये आधा होता है, जैसे क, हलंत का मतलब होता है कि ये वर्ण जो है हमारा बिना स्वर के है और ये आधा है। बिना स्वर के जो होता है वो आधा ही होता है, उसके अंदर क का मिक्सचर नहीं होता। क प्लस में श, त्र प्लस में र, त्र। आगे आता है बच्चों हमारे पास ज। ज का उच्चारण करते समय ज प्लस में य, ज प्लस में य, ज। बच्चों इसको हम ज ही बोलते हैं क्योंकि हमने बचपन में क्या पढ़ा है कि ये क्या होता है? ज्ञ ज्ञानी। सभी ने यही सीखा होगा कि ज्ञ ज्ञानी, लेकिन इसका सही उच्चारण ज होता है। क्यों? क्योंकि इसका ये बना जिस अक्षरों के जोड़ से बना है वो ज प्लस में य से बना है, इसीलिए इसको ज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास श्र। नेक्स्ट आता है हमारे पास श्र। श प्लस में र, श्रमिक वाला श्र। तो ये श शलगम वाला श प्लस में र, इन दोनों के जोड़ने से, इन दोनों के मेल से क्या बना है? श्र, श्रमिक वाला श्र। तो बच्चों ये हमारे हुए संयुक्त व्यंजन। किसके मेल से बने हैं? क प्लस में श, त प्लस में र, त्र, ज प्लस में य, ज, श प्लस में र, श्र। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। इन्हें गौण व्यंजन भी कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीह्वा का अग्रभाग मूर्धा को झटके से स्पर्श करके हट जाता है वे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों अग्र का मतलब होता है जीह्वा का आगे का भाग। अग्र का मतलब होता है आगे का भाग। अब जब ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जब उनका उच्चारण करते हैं तो जीह्वा मूर्धा को, मूर्धा यानी कि ऊपर हमारा मूर्धा होता है, ऊपर टच करके एकदम झटके से नीचे आ जाती है। मूर्धा को झटके से स्पर्श करते हुए हट जाती है, वो ही क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। ये दो होते हैं, ड और ढ। इनका उच्चारण करके देखो बच्चों, ड और ढ। खुद उच्चारण करोगे तो आपको खुद को फील होएगा कि हमारी जीवा मूर्धा को टच करके एकदम से ही नीचे आ रही है। हमें वो इतनी स्पीड से झटके से नीचे आ रही है कि हमें खुद को नहीं पता चलता, लेकिन एक प्रैक्टिस से हमें ये पता चल जाएगा। ड और ढ का प्रयोग बच्चों खड़ी बोली में ज़्यादातर किया जाता है। खड़ी बोली में इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो सॉफ्ट स्पोकन होती है ना उनमें ड और ढ यूज़ नहीं होता है। इनका यूज़ खड़ी बोली जो प्रॉपर हमारी हरियाणवी बोली होती है ना उसके अंदर इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास नासिकीय व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण से वायु नाक से बाहर निकलती है नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। ये 5 होते हैं। ये 5 कौन कौन से होते हैं बच्चों? ड, य, ण, न और म। यानी कि स्पर्श व्यंजन के 5वीं लाइन के पीछे वाले ये सभी क्या कहलाते हैं? नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं, जिन्हें हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। पंचम वर्ण भी कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास अयोगवाह। जिन ध्वनियों का न स्वरों से योग है और न व्यंजनों से, फिर भी वे ध्वनि वहन करती हैं,
उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनका मतलब ये है बच्चों कि अयोगवाह के अंदर क्या आता है, अंग और अह आता है, क्योंकि न तो स्वरों का योग है इसमें और न ही व्यंजनों का। इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। ये इन ध्वनियों, फिर भी ये ध्वनियाँ हैं, इनका कोई भी योग नहीं है, ना स्वर से ना व्यंजन से, फिर भी इनका हर वर्ड के मतलब कि जिस भी वर्ड में इनका यूज़ होता है तो उसमें ये ध्वनि को बनाती है, ध्वनि को क्रिएट करती है। अंग्य को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण ह ध्वनि के समान होता है। अंग जो ये है, इसको अंग, इसका जो अब हम उच्चारण करते हैं तो वायु नाक से निकलती है, जैसे मैंने लिख दिया हंस, तो ये ध्वनि उत्पन्न कर रही है, लेकिन इनको हम ना तो स्वर और ना ही व्यंजन की श्रेणी में रख सकते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अगला आता है बच्चों हमारे पास विसर्ग। विसर्ग, इसका उच्चारण बच्चों ह ध्वनि से होता है। किससे होता है, ह ध्वनि से होता है। जैसे मैंने लिखा बच्चों यहाँ पर प्रातः, अ को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण ह ध्वनि के समान होता है। बच्चों जो अंगूर जिसे हम बोलते थे बचपन में, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु कहाँ से निकलती है बच्चों, नाक से निकलती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हंस, तो हमारी प्राणवायु कहाँ से निकली, नाक से निकली है। इसी आगे हमारे पास आता है अह, जिसे विसर्ग कहा जाता है। विसर्ग कहा जाता है, इसका उच्चारण ह ध्वनि से होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों प्रातः, तो प्रातः के अंदर ह ध्वनि किसके लिए, विसर्ग के लिए यूज हुई है। ऐसे ही मैंने लिखा अतः, तो ये ह की जो ध्वनि आ रही है बच्चों वो विसर्ग की ध्वनि होती है, इसीलिए ये अयोगवाह के अंदर आते हैं। इतना बच्चों आप सभी को आ गया। आता है बच्चों अघोष। अघोष जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे अघोष होता है। स्वर तंत्रियों से यहाँ मीनिंग ये है बच्चों कि जो हमारे गले का, हमारे वॉइस का जो सिस्टम है उनको बोलते हैं स्वर तंत्रियाँ, कि जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे अघोष कहलाते हैं। नेक्स्ट है सघोष। जिनका उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे सघोष कहलाते हैं। अब देखो बच्चों अघोष, घोष, और यहाँ पर हमने लिखा सघोष। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अघोष है और कौन सा सघोष है, इसलिए बच्चों इनका पता करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने, जिससे आपको ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हो आप कि कौन सा अघोष है और कौन सा सघोष है। यानी कि जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, इनके अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3, और सघोष में लिखा मैंने यहाँ पर 4 और 5। ये क्या है बच्चों, ये है 1 2 3 4 और ये 5। ये पांचों लाइनें क्या है,
अघोष और सघोष है। जब भी हमें क्वेश्चन आ जाए कि अघोष कौन सा है, फाइंड आउट करना है हमें कि अघोष कौन सा है, तो जो हमारे स्पर्श व्यंजन है क से लेकर म तक, इनका क ख ग, ये तीनों क्या हो गए, अघोष कहलाएंगे। और सघोष कौन से कहलाएंगे, 4 और 5, यानी कि चौथा नंबर और 5वां नंबर इसमें सघोष कहलाता है। फिर आता है बच्चों हमारे पास अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है बच्चों थोड़ा, यानी कि जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु बिल्कुल थोड़ी मात्रा में मुख से बाहर निकलती है वायु, तो वो अल्प प्राण कहलाता है। और महाप्राण कौन सा होता है, महाप्राण जिसका उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में, अल्प प्राण से थोड़ा से अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, वो महाप्राण कहलाते हैं। अब महाप्राण और अल्प प्राण के लिए हम करते हैं, इनका यहाँ पर विषम आ जाएगा और यहाँ पर सम आ जाएगा, यानी कि 1, 3 और 5, और यहाँ पर 2 और 4। यानी कि जब भी हमें फाइंड आउट करना है कि अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण, अगर हम इनको बोल के ध्वनि को क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या पता बच्चों को ना भी पता चले और कई बच्चे कैच भी कर जाते हैं। लेकिन अगर हम इनके नंबर्स को माइंड में रख लें, नंबर्स को, छोटी सी ट्रिक है ये, इनको अगर माइंड में रख के हम ये करेंगे तो ये इतना इजी लगेगा आपको कि ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बच्चों ये देखो अल्पप्राण, ये पेपर में आ गया कि हमें अल्पप्राण बताओ, तो 1, 3, 5, 1, 3, 5 यानी कि क, ख और ड, ये कौन सी हो गई, अल्पप्राण। खुद बोल के देखो, एक तो हमने क बोला, क ध्वनि कैसे आई, बिल्कुल धीरे से और छोटी सी ध्वनि आई क। ऐसे ही महाप्राण, अब ख का उच्चारण करके देखो, ये रहा हमारा ख दूसरे नंबर पे, महाप्राण के अंदर ख, दूसरे नंबर पे ख, तो आवाज हमारी अल्पप्राण से हल्का सा उच्चारण में समय लगा, तो इसमें प्राणवायु का प्रयोग भी ज़्यादा हुआ। इसीलिए बच्चों ये जो ट्रिक है इससे हम आसानी से ये याद कर सकते हैं। ये नहीं है कि बच्चों ये क वर्ग के ही अंदर है, ये हम च वर्ग के अंदर ट, त, प, किसी भी पेपर में ये आ जाए कि प वर्ग में बताओ कि अघोष कौन सा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 1, 2, 3 हमने अघोष किया था। किस वर्ग में पूछा है, प वर्ग में पूछा है, तो प वर्ग में 1, 2, 3 यानी कि प, फ और ब क्या कहलाएंगे, ये अघोष कहलाएंगे। ऐसे ही बच्चों अगर आ जाए कि महाप्राण बताओ, किस कौन से वर्ग में पूछ ले, महाप्राण पूछ ले ट वर्ग में, कि ट वर्ग में महाप्राण कौन सा है, तो इसके नंबर्स याद होंगे हमें, दूसरा और चौथा, यानी कि सेकंड और फोर्थ। तो ये ट वर्ग का सेकंड और फोर्थ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। फिर बच्चों हमारे पास आता है य, र, ल और व। य, र, ल और आगे बच्चों आता है हमारे पास य, र, ल, व। य, र, ल, व। बच्चों य, र, ल भी, य, र, ल, व ये भी अल्पप्राण ही है, लेकिन आएंगे किसमें, ये सघोष के अंदर आएंगे, तो इसलिए बच्चों इसका हमने एरो इधर ले गए। लेकिन ये अल्पप्राण ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अघोष और सघोष, अघोष 1, 2, 3, सघोष 4, 5, अल्पप्राण में 1, 3, 5 और महाप्राण में 2 और 4। लेकिन य, र, ल, व ये अल्पप्राण हैं, ये क्या है, अल्पप्राण हैं, लेकिन किसके अंदर आएंगे, ये अघोष में नहीं आएंगे, ये सघोष में आएंगे। क्यों आएंगे बच्चों ये सघोष में, क्योंकि य, र, ल, व जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसीलिए ये सघोष के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों। फिर महाप्राण, महाप्राण में आगे आता है श, श, स, ह। अब देखो श,
फिर आता है बच्चों हमारे पास श, स, ह। श, स और ह को बच्चों हम एक बार बाद में लेंगे। अब ये देखो श, स, ये क्या होता है, इनका उच्चारण करते समय ध्वनि कितनी लगती है, ज़्यादा मात्रा में लग रही है, इसीलिए ये महाप्राण के अंदर आए। लेकिन ये है क्या, ये अघोष भी कहलाते हैं। श, स ये महाप्राण है, क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है मुख से, इसीलिए ये महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अघोष है। अघोष क्यों है, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो ये स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। अब बच्चा हमारे पास बच्चों ह को हम किसके अंदर ले जाते हैं, बीच में रखते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम है का उच्चारण करते हैं तो वो महाप्राण है का उच्चारण करके देखो, मात्रा प्राण वायु अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक है, लेकिन ये सघोष के अंदर आता है, इसीलिए ह को हमने यहाँ पर बीच में रखा है। इतना आ गया बच्चों समझ में। एक और बात बच्चों की, ये सभी स्वर क्या कहलाते हैं, सघोष ही कहलाते हैं। स्वर भी सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष कहलाते हैं। बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने ये एक याद करने के लिए लगा लो या माइंड में सेट हो जाए, इसलिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, जिसको आप एक बार करो, एक बार नहीं समझ में आ रही तो दोबारा करो, दोबारा वीडियो देखो, जितनी बार भी आप इसको करोगे उतनी बार आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये मत सोचो कि 8th क्लास में ये नहीं है, 9th में ये नहीं है। जब भी आपको लाइफ में हिंदी से आपका सामना होएगा तो आपको ये सामने मिलेंगे। इसलिए बच्चों ये सोच के इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना कि ये डिफ़िकल्ट है या ये टफ है। ये बिल्कुल इजी है। इनको एक वीडियो में या दो वीडियो में आप ज़रूर देखना, देखोगे तो समझ में ज़रूर आएगा आपको। फिर भी ना आए तो तीसरी वीडियो देख लेना, आपको समझ में 100% समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।